अब नेक्स्ट लिखिए बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ सॉलिड वेस्ट। बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ सॉलिड वेस्ट, यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट आर बायोलॉजिकल ट्रीटेड। तो जो बायोलॉजिकल ट्रीटेड जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो पहला आप हेडिंग डाल दीजिए, वहां पे लिखिए व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट आर तो देखिए 5 प्रकार के होते हैं। पहला आप लिखिए म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, दूसरा होता है सीवेज स्लज, तीसरा होता है एग्रीकल्चरल वेस्ट, चौथा होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, सॉरी, पांचवा होता है हजार्डस वेस्ट। ये 5 प्रकार के वेस्ट होते हैं जिनका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। और इस जो इन वेस्ट का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है उसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो शुरू में जब मैं डेफिनेशंस बता रहा था, आपको कुछ टर्म टेक्निकल बता रहा था, तो वो समझ में नहीं आ रहा होगा। इस पेज पे ये जो फर्स्ट में मैंने शुरुआत किया था, पहला पेज, वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये ऑक्सीडाइज्ड वाला। लेकिन अब जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो चीजों को आप धीरे धीरे कनेक्ट करते चले जाइएगा। तो अभी हमने शुरू किया, मैंने पूछा आपसे कि कितने प्रकार के सॉलिड वेस्ट होते हैं जिनका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। तो वो थे 5, जिसको आपने लिखा भी, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, दूसरा होता है सीवेज स्लज, तीसरा होता है एग्रीकल्चरल वेस्ट, चौथा होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट और पांचवा होता है हजार्डस वेस्ट। आई होप कि आपको इन सभी का डेफिनेशंस बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारा क्लास भी कर रखा है, मटेरियल पढ़ा है और हमारा रिकॉर्डेड क्लास भी देखा हुआ है जहां पर इसे मैंने बताया हुआ है। हमें बस इनके टर्म को जानना है कि इन वेस्ट का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कैसे होता है। ओके, देखिए म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो होता है, पहले म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की बात करेंगे। इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट होता है वेस्ट का वो होता है फूड, सबसे बड़ा अमाउंट। मतलब म्युनिसिपल वेस्ट में अगर सबसे ज्यादा कोई वेस्ट अपना रोल प्ले करता है तो वो है फूड से जो भी वेस्ट बनते हैं वो याद रखिएगा। और इसी कारण म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को OFMSW कहा गया है। क्या कहा गया है? OFMSW। आप बोलेंगे सर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को OFMSW क्यों कहते हैं? इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या होता है लिख सकते हैं आप, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। क्लियर है? यहां पे जो OFMSW हमने म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को कहा, ये करता क्या है? देखिए इसका फुल फॉर्म मैंने पहले ही बताया कि ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बोला जाता है, एंड दैट टर्म इज यूज्ड टू बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ये टर्म जब कब यूज किया जाता है? जब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का ट्रीटमेंट किया जाता है उस समय इस टर्म को यूज किया जाता है, OFMSW। वहां पे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट ना बोलकर क्या बोला जाता है? OFMSW। क्लियर है? अच्छा सर, बायोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट होता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का वो कैसे होता है ये बता दीजिए हमको, है ना। किताब में बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, मुझे ये समझा दीजिए कि इसका कैसे होता है ट्रीटमेंट। तो देखिए इसको बताते हैं। जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है उसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट 2 तरीके से होता है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक।
एक्चुअली मेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। कमेंट बॉक्स में मैंने देखा स्टूडेंट ने बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स कर रखे थे, इसलिए मैं बार बार जो है ना, जो मेरी तबीयत खराब है इस वजह से खांसी हो रही है, तो आप लोग डिस्टर्ब होंगे उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। लेकिन आपका एग्ज़ाम है, उसको कराना भी है। ऐसे ही कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट ने बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स कर रखे हैं और उन सारे स्टूडेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसे डिलीट कर दीजिए। मैं अपने एंड से पूरा तत्पर हूँ आपको कराने के लिए आपका कोर्स, ठीक है। तो मैंने कहा कि सर यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, वो दो तरीके से होता है। एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक। सर एरोबिक ट्रीटमेंट जो होता है उसमें किस प्रकार से करते हैं? तो सर एरोबिक ट्रीटमेंट में कंपोस्टिंग के थ्रू बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है वेस्ट का। आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे। आप पीडीएफ पढ़ेंगे, बहुत लंबा चौड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ पे क्लियर भी नहीं होगा, बहुत सारा डेफिनेशन याद करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इतना जरूर है कि एक एक चीज़ क्लियर होता चला जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो यस लिखिए, नहीं तो कोई दूसरा एक तरीका हम सोचेंगे समझाने का, फिर कुछ मसाला मिर्च डालना पड़ेगा। मैं रुक रहा हूँ यहाँ पे, मुझे बताइए कि क्या आपको समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एनारोबिक की। मैंने एरोबिक में बताया कि कंपोस्टिंग के थ्रू इसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। एनारोबिक में दो तरीके से होता है, एक होता है एनारोबिक डाइजेशन और दूसरा होता है लैंडफिल। लिख लीजिए इसको, एनारोबिक डाइजेशन एंड दूसरा होता है लैंडफिल। आपके नोट्स में लैंडफिल को बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है, परिभाषित किया गया है। ये टर्म आप वहां याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, कुछ इंजीनियरिंग के टर्म होंगे, कुछ टेक्निकल टर्म होंगे और कॉन्सेप्चुअल होंगे। तो उन चीज़ों, ये शॉर्ट नोट्स रहेगा लेकिन पूरा कॉन्सेप्चुअल रहेगा। अगर ये विद डिटेल पढ़ना है तो आप पीडीएफ में जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि सर ये 3 ट्रीटमेंट आपने बताया। पहले तो आपने ये बताया कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया, 2 तरीके से होता है। एक होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनारोबिक। एरोबिक जो प्रोसेस होता है उसमें कंपोस्टिंग के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। और एनारोबिक जो होता है उसमें एनारोबिक डाइजेशन के थ्रू होता है और लैंडफिल के थ्रू होता है। और ये सारे डेफिनेशंस मैं यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ, इसको मैं बस कॉन्सेप्चुअली बताऊंगा। ये देखिए जो कंपोस्टिंग होता है ये इसके लिए जो होता है ना, बहुत बड़ा एरिया चाहिए और दिस इज ओनली पॉसिबल इन रूरल एरियाज। जो रूरल एरियाज है वहीं पे एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस संभव है कंपोस्टिंग का। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कंपोस्टिंग ट्रीटमेंट के लिए एक बहुत बड़ा एरिया की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा भूमि की आवश्यकता होती है और हाईली डेंस एरिया रिक्वायर्ड होता है। तभी तो आप वहाँ पर केचुआ पालन वगैरह करेंगे और कंपोस्ट करके खाद बनाएंगे ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, आप इसको डायग्राम के थ्रू बना लीजिएगा ताकि आप जो कॉपी में बना रहे हैं तो आपको याद करने के लिए ठीक रहेगा। जैसे मैं बना रहा हूँ, इसको आप अच्छे से सजाकर इसी टाइप में बना लीजिएगा। तो आप लिख सकते हैं कंपोस्टिंग डूइंग इन रूरल एरियाज। अगर नोट्स आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आ गया होगा कि सर ये पॉइंट था कंपोस्टिंग में। ओके, मोर लैंड मतलब कंपोस्टिंग के लिए सबसे ज्यादा भूमि की आवश्यकता होती है। और एक तीसरा जो शर्त है कंपोस्टिंग के लिए वो है हाईली डेंस एरिया रिक्वायर्ड। हाईली डेंस एरिया रिक्वायर्ड। अभी ना चुपचाप पढ़िए, स्टोरी वाला भी सही रहेगा सर। आनंदू कुमार आलोक स्टोरी भी बताएंगे। पहले तो मेरे सर पे आपका कोर्स सवार है, पहले उसको कंप्लीट करा लें, फिर करेंगे मस्ती। कोर्स के साथ मजे से खेलेंगे इसके साथ, है ना। कोर्स भी कहेगा कि हाँ किससे पाला पड़ा है, लेकिन सबसे पहला प्रायोरिटी होगा हमारा कि कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी क्लियर करें, फिर अपने अंदाज में आएंगे और पढ़ाएंगे, फिर आपको आएगा मजा। पहले पढ़ लीजिए। ओके आनंदू कुमार आलोक जी,
टाइपिंग कीजिए बस। सिद्धार्थ शेखर सर, जीके में करंट अफेयर्स आएगा। अभी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, आप पेपर 2 पढ़ रहे हैं। प्लीज कंसीडर कीजिए, यहाँ पे एकदम कंसंट्रेट करिए माइंड को। बहुत ही टेक्निकल टॉपिक चल रहा है, तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा होगा। ठीक है, तो सर आपने मुझे बता दिया एरोबिक जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसके बारे में, कि सर एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में कंपोस्टिंग होता है, उसके लिए ये शर्त है, तब जाकर होगा। सर मुझे एनारोबिक भी बता दीजिए, ये कहाँ संभव है और ये कहाँ होता है ये प्रोसेस। तो देखिए नॉर्मली ये अर्बन एरियाज में होता है, शहरी क्षेत्रों में होता है। आप लिख सकते हैं इन अर्बन एरियाज। ये ट्रीटमेंट कहाँ होता है और किसके लिए सफिशिएंट है, मतलब किसके लिए आसान है, ये इन अर्बन एरियाज। और यहाँ क्या होता है कि अर्बन एरियाज में फूड को कलेक्ट कर लिया जाता है सेपरेटली और उसको जमा किया जाता है अलग अलग। अर्बन एरियाज में एरिया का कमी होता है, इसीलिए वहां पर एनारोबिक प्रोसेस किया जाता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा भूमि हो, बहुत ज़्यादा स्पेस हो, तो वहां पर भी एरोबिक ट्रीटमेंट किया जा सकता था, बट भूमि के कमी के वजह से अर्बन एरिया में एनारोबिक प्रोसेस होता है। और ये प्रोसेस ऐसे होता है कि फूड को जो होता है, फूड का वेस्ट, उसको अलग अलग कलेक्ट करके सेपरेट जो होता है जमा किया जाता है और फिर उससे मीथेन गैस प्रोड्यूस किया जाता है। क्या किया जाता है? मीथेन गैस प्रोड्यूस किया जाता है। और जब ये मीथेन गैस प्रोड्यूस हुआ तो उसको यूज कर लिया जाता है एनर्जी सोर्स के लिए, ऊर्जा का माध्यम बना लिया जाता है ना, ये एनर्जी सोर्स के लिए ये उपयोग में लाया जाता है। और फिर जब बचता है तो उसके साथ 30% स्लज, जो मैंने शुरू में बात की थी, हाँ हमने बताया था कि जो अर्बन एरिया में हम लोग ये एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू वेस्ट का डिस्पोजल करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास फूड का वेस्ट कलेक्शन हुआ, सेपरेटली फूड कलेक्ट किया उसके वेस्ट को, तो उससे हम लोग मीथेन गैस बनाए, जो कि हमारे एनर्जी का सोर्स भी है। और उसके बाद क्या होता है कि उस जो स्लज है 30% स्लज उसमें मिलाया जाता है, मिक्स करते हैं किसके साथ? अदर वेस्ट के साथ, जैसे कि कॉटन वेस्ट हो गया, प्रोसेसिंग के लिए मैं बता रहा हूँ आगे का, कॉटन वेस्ट हो गया, यार्ड वेस्ट हो गया, ये सब गार्डन वेस्ट वगैरह जो होता है ना, ये सब को हम इस स्लज में मिला देते हैं लगभग 30% के आसपास। ओके, तो इस डेफिनेशंस को लिख लीजिए, आगे मैं लिखता हूं। यहां पे आप लिखेंगे एनारोबिक, क्या हो रहा है, उल्टा पुल्टा हो रहा है, एनारोबिक डाइजेशन की बात हो रही है इन अर्बन एरियाज। collect the food waste separately and produced ये आप डेफिनेशन लिख लीजिए।
लिख लिया आपने? यस कर दीजिएगा, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। लिखने के बाद यस जरूर लिखिएगा। आज क्लास कुछ लंबा चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना? मैं साइलेंट हूं, लिखने के लिए दिया हूं आपको, इसलिए साउंड नहीं आ रही होगी। ओके, साउंड आ रही है? हरेंद्र कुमार जी आपने लिखा साउंड नहीं आ रही है। साउंड आ रही है? अब हम लोग लिखते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंपोजिशन। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंपोजिशन, इसको पढ़िए। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बार बार सुनते हुएगा टर्म, बार बार सुनते हुएगा, दिमाग खराब हो गया ये सिलेबस पढ़ पढ़ के, बार बार पढ़ना पड़ा यार। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल 2016 पढ़ना है, कंपोजिशन पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, फलान पढ़ना है, ढिकान पढ़ना है। आज देखिए कैसे कंप्लीट होता है, कुछ नहीं। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो होता है वो बहुत मतलब शॉर्ट वेस्टेज जो है, कुछ ऐसे वेस्टेज का नाम हम बता रहे हैं, उनसे मिलकर बना होता है। उसको लिख लीजिए। इसका जो कंपोजिशन है वो है पेपर। और जैसे ये टर्म एग्जाम में आएगा कि पेपर कौन सा सॉलिड वेस्ट है, या पेपर किस कैटेगरी का वेस्ट है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, हजार्डस वेस्ट है, या फिर लिक्विड वेस्ट है, तो आपका टर्म क्लियर रहेगा तो आप तुरंत बता दीजिएगा सर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है। ओके, तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का जो कंपोजिशन होता है वो होता है पेपर से। दूसरा होता है यार्ड ट्रिमिंग। यार्ड ट्रिमिंग का मतलब होता है गार्डन वेस्ट। गार्डन का जो वेस्ट होता है ना, उसको हम लोग यार्ड ट्रिमिंग भी बोलते हैं। फूड स्क्रैप्स, प्लास्टिक्स, मेटल्स, रबर, लेदर एंड टेक्सटाइल। इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं ग्लास को, वुड इत्यादि को। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंपोजिशन को आपने समझ लिया अच्छे से। ठीक है, आपने लिख लिया, आगे बढ़े। सॉरी, जैसे ही लिखा हो जाए यस कर दीजिएगा, आगे भी बढ़ना होगा। नाइस। प्रीति भारती आप कहां से हैं? ओके, ओ मधेपुरा। अब आप जॉब करती हैं या फिर अभी प्रिपरेशन ही कर रहे हैं? काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है मुझे आपको, आपका। जॉब में है या प्रिपरेशन कर रहे हैं? ओके मोनिका जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, what part of a solid waste is actually treated in a biological treatment process, then what is your answer? आप बोलेंगे सर पेपर, अभी तो आपने बताया है, कार्डबोर्ड, फूड वेस्ट हो सकता है सर, यार्ड वेस्ट हो सकता है सर, वुड हो सकता है, लेदर हो सकता है, रबर हो सकता है। क्या सर अभी आपने पढ़ा है और अभी पूछ रहे हो? और मैं यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दूं, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दूं कि ठीक है आपने तो बता दिया कि ये कंपोजिशन है, मैं ट्रीटमेंट पूछ रहा हूं, ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, तो बोलिएगा सर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का जो ट्रीटमेंट होता है वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों सिस्टम से होता है।
इसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे, इसके बारे में बहुत डिटेल से जानेंगे कंपोजिशन ऑफ वेस्ट में। पहले लिख लेते हैं इसको। चलिए, मेरा क्वेश्चन था, उसको लिखिए। What part of a solid waste is actually treated in a biological treatment process? मेरी लिखावट समझ में आ रही है ना? मेरा बहुत गंदा राइटिंग है। मेरा गंदा बन गया, इसको मैं ठीक करता हूँ। क्या हो रहा है यार, पूरी नहीं हो रहा है। इसको आप अच्छे से बना लीजिएगा इसे डायग्राम करके, और यहाँ पे लिखिएगा एरोबिक एंड एनाएरोबिक प्रोसेस, है ना। दोनों सिस्टम से इसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। लिखा हो जाएगा तो, और देख लीजिए, जब समझाएं ना तो समझिएगा, लिखने मत लगिएगा। लिखने के लिए मैं टाइम दे देता हूं। ओके, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। कितने लोग लाइव हैं? ओनली 14। बताइए, 177 में मात्र 14 लोग हैं। क्लास नहीं लो तो इतना ज्यादा मैसेज कर करके दिमाग खा जाता है। कंपोजिशन ऑफ वेस्ट को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये वेस्ट है पूरा पूरा ना, गोल गोल बना लीजिएगा। मुझसे रोटी भी भारत का नक्शा ही बनता है, गोल बनाने नहीं आता। ठीक है, आप अच्छे से बना लीजिएगा। क्या हो रहा है? ये ऐसे ये मैं वेस्ट का बता रहा हूं अलग अलग। यहाँ पे लिखिएगा BVS, यहाँ पे लिखिएगा RVS, यहाँ पे लिखिए इनऑर्गेनिक, और यहाँ पे लिखिए वाटर। एक्चुअली क्या होता है, BVS का फुल फॉर्म और RVS का फुल फॉर्म मैं बता दे रहा हूं। BVS को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल वोलेटाइल सॉलिड्स। यहां पे लिख दूं, ये ठीक रहेगा, बायोलॉजिकल वोलेटाइल सॉलिड्स। और RVS को बोला जाता है रेसिड्यूअल वोलेटाइल सॉलिड्स। रेसिड्यूअल वोलेटाइल सॉलिड्स। और एक चीज मैं बता दे रहा हूं कि मेरा भी हिंदी जो है ना बहुत कमजोर है, तो बहुत सारा चीज जो है, आप ऐसा टर्म मत पूछ दीजिएगा कि मैं उसका हिंदी ही नहीं बता पाऊं। डेफिनेशंस बता दूंगा, समझा दूंगा, लेकिन एक्चुअल मीनिंग आप पूछने लगेंगे तो वहां पे सॉरी। ओके, वो अपना डिक्शनरी से देख लीजिएगा आप, क्योंकि मैंने जो पढ़ाई वगैरह की है सारा इंग्लिश मीडियम ही किया है। हमने कंपोजिशन ऑफ वेस्ट बताया कि जो कंपोजिशन ऑफ वेस्ट है उसमें सबसे बड़ा जो एक एरिया होता है वो BVS में कब्जा रखा है। मान लीजिए कि ये आपके ना गांव का ये क्या है, ग्राम पंचायत है, और वहां पे जो मुखिया जी हैं BVS, इन्होंने ये पूरा एरिया कब्जा रखा है।
और पंचायत समिति है बेचारा आरवीएस, रेजिडुअल वोलेटाइल सॉलिड्स, ये भी कम नहीं है, ये दोनों मिलकर है ना आधा से अधिक, एक देख रहे हैं यहाँ पर पूरा एरिया ही कब्जा करके रखा हुआ है। और बायोलॉजिकल वोलेटाइल सॉलिड्स, रेजिडुअल वोलेटाइल सॉलिड्स, ये दोनों मिलकर जो होता है वीएस बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल सॉलिड्स। इसको भी आगे पढ़ेंगे, वोलेटाइल सॉलिड्स, इसका फॉर्मूला है, आगे हम लोग बताएंगे। आप लिख सकते हैं इसको BVS प्लस RVS इक्वल टू VS, ये फॉर्मूला है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। बायोलॉजिकल वोलेटाइल सॉलिड्स प्लस RVS रेजिडुअल वोलेटाइल सॉलिड्स इक्वल टू वोलेटाइल सॉलिड्स। तो समझ में आया, जो कंपोजिशन ऑफ वेस्ट है उसमें इन्होंने, इन दोनों ने मिलकर 1/3 एरिया को कब्जा रखा है। उसके बाद एक पोर्शन वाटर का है और एक पोर्शन इनऑर्गेनिक का है। अच्छा, जो वाटर कंटेंट वाला सॉलिड वेस्ट होता है, ये हम सॉलिड वेस्ट की बात कर रहे हैं, आप लिक्विड में मत चले जाइएगा। यहाँ पे लिक्विड का एक भी टर्म हम यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी टर्म यूज हो रहा है वो सॉलिड वेस्ट के कंटेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि सॉलिड वेस्ट में भी मॉइस्चर होता है, वाटर के कंटेंट्स होते हैं, गैसियस होते हैं। ओके, इस चीज को आपको समझना होगा। मॉइस्चर का भी आगे आपको बताएंगे, इसके प्रोसेस को बताएंगे, सॉलिड वेस्ट प्रोसेस का ट्रीटमेंट बताएंगे, और आपके जो कोर्स है उसमें जो एज पर सिलेबस हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें एक PDF भी डाला हुआ है सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग का, जो इंग्लिश में है। वहां पर देखिएगा कि सॉलिड वेस्ट के प्रोसेसिंग का सारा इक्वेशन दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है, तरीका बताया गया है, लेकिन उसको लोग पढ़ता नहीं है, उसको देखेगा इंग्लिश में लिखा है छोड़कर निकल जाएगा। बट वो काम की चीज है, जो काम की चीज है वो पढ़िएगा नहीं, खाली जो है GS जैसा लिखा हुआ मिलेगा हिंदी इंग्लिश में, बस धर के उसको पढ़ना है। यही तो है बिहार की क्या बोले विडंबना। तो मतलब बिहार की क्या कहेंगे, बिहार तो हमारा बहुत सुंदर है, विडंबना स्टूडेंट की है कि जैसे ही इंग्लिश देखा लिखा हुआ कि दर्द होने लगता है सिर में। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, सॉलिड वेस्ट का जो प्रोसेसिंग वाला PDF हमने डाला है, सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग का, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके लिखना मेरे लिए थोड़ा कठिन था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इक्वेशंस और फार्मूला यूज किया गया है जिसे नहीं कन्वर्ट किया जा सकता था, इसीलिए मैंने उस टर्म को इंग्लिश में ही रहने दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम बात जिस चीज की भी बात करेंगे सॉलिड फॉर्म में बात कर रहे हैं, लिक्विड में हम बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये जो वाटर कंटेंट, जो ये वाटर है, हमने दिखाया है कि सॉलिड वेस्ट में ये भी अपना राज जो है रखा हुआ है, अक्षत राज है इसका भी। अक्षत क्या कहिएगा, थोड़ा सा एरिया इसने भी कवर कर रखा है। तो ये सॉलिड वेस्ट के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसकी बात हम कर रहे हैं, और यही मॉइस्चर जो होता है ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। तो जो वेस्ट है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन के बाद उसका साइज कम हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाता है, उसका 100% जो रहता है वो घटकर 70% या 30% पे आ जाता है। अब समझ में आ गया होगा जो शुरू में मैंने बोला था। मैंने क्लास शुरू किया और ये सारी चीजें जो बोलना शुरू किया था, वो चीजों को आप अब कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्या कनेक्ट कर पा रहे हैं? यस लिखिए, मुझे लग जाएगा कि हाँ आप समझ गए। मैं इतना टाइम इसलिए दे रहा हूँ, रुक रुक करके। टाइम लगेगा, 3 घंटे क्लास होगा, मैं करूंगा, लेकिन आपको समझा कर जाना है यहां से। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? यस, ठीक है। अब हम जो बोल रहे थे कि इनऑर्गेनिक का जो ये कंपोजिशन, जो सॉलिड वेस्ट का कंपोजिशन है, उसमें इनऑर्गेनिक कंटेंट्स भी होते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, और जिनसे मिलकर ये बनता है वेस्ट, सॉलिड वेस्ट। वो इतना है उसका एरिया। देखिए, परसेंटेज में हम यहाँ नहीं लिख पाएंगे क्योंकि डेटा मुझे याद नहीं है। आप गूगल पे या फिर कहीं भी सोर्स से पता कीजिएगा तो आपको यहाँ से परसेंटेज निकल कर आएगा कि इंडिया में जो सॉलिड वेस्ट का है BVS कितना है, RVS कितना है, वाटर का कंपोनेंट कितना है, और इनऑर्गेनिक का कितना है, वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे वाटर समझ लिए थे आप, अब इनऑर्गेनिक को समझिए। देखिए, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट सॉरी वेट, ये इनऑर्गेनिक वेस्ट का जो कंपोनेंट्स है वो होता है ग्लास, मेटल, डर्ट प्लस इनऑर्गेनिक पार्ट, ये सब लिखते जाइए।
इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। किन किन चीजों से मिलकर बनता है? ग्लास, मेटल, डर्ट, इनऑर्गेनिक, है ना, इनऑर्गेनिक पार्ट है लिखा हुआ, ये इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। क्लियर है? देखिए केमिस्ट्री का टर्म यहाँ पे यूज होता है, इसीलिए बीपीएससी ने केमिस्ट्री वालों को फॉर्म भरने के लिए दिया है। केमिस्ट्री में आपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ा है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दोनों टर्म यहाँ पे यूज होता है। क्लियर है? और यहाँ पे जो होता है देखिए आरवीएस, मैंने बोला था रेजिडुअल वोलेटाइल सॉलिड्स, ये जो होता है ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स है। ये यहाँ पे लिख सकते हैं जगह अगर है तो। ये जो आरवीएस है यह है ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स। तो देख लिए इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों से मिलकर बना है ये ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ, ये भी बताएंगे आपको फ्रैक्शन भी, ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स, ऑफ बायोडिग्रेडेबल, आप इसको शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, इसको आप लिख लीजिएगा पूरा, कंपोनेंट्स। यहां पे जो बात की गई थी आपसे बायोडिग्रेडेबल वोलेटाइल सॉलिड्स की, ये भी ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स है जो कि डिस्ट्रॉयड होता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। जब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है तो उस समय ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, ये डिस्ट्रॉय होता है। और यहाँ पे देख लीजिए रिएक्शन भी, रिएक्ट भी करता है, इसमें रिएक्शन होते हैं। बायोलॉजिकल वोलेटाइल सॉलिड्स में क्या होता है, जब इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, तो इसके जो ऑर्गेनिक फ्रैक्शन है वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ये एरिया देख रहे हैं ना, ये एरिया जो आपको दिख रहा है, ये बड़ा एरिया क्यों है? अब बोलेंगे सर यहाँ रिएक्शंस कैसे होते हैं, वो भी आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये रिएक्शन होता है, इसीलिए इसको बायोलॉजिकल वोलेटाइल सॉलिड्स बोलते हैं। और ये दोनों जो होता है, ये दोनों मिलकर क्या बनता है, वोलेटाइल सॉलिड्स बनता है। लिख लीजिए इसको, आप फिगर बना करके लिख लीजिएगा। अभी तक मैं समझा रहा था, और याद रखिएगा कि जब समझाए ना तब लिखिएगा नहीं। ज्यादा काबिल बनने के चक्कर में होगा कि आपका कॉन्सेप्ट हम बोल रहे हैं, आपका ध्यान हट रहा है, लिख रहे हैं, लिखने पर ध्यान लगा हुआ है और आपका कॉन्सेप्ट मिस हो गया, आप समझ ही नहीं पाए टॉपिक को। इसीलिए ध्यान रखना है यहां पर। अभी एक फॉर्मूला आपसे मैंने लिखाया था, वो फॉर्मूला लिख लीजिए, सीधा आप लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख लिए होंगे, यहां पर मैं ठीक से लिखा दे रहा हूं। वोलेटाइल सॉलिड कैलकुलेटिंग इन द लैब, लैब में जो वोलेटाइल सॉलिड को कैलकुलेट किया जाता है उसका फॉर्मूला क्या है वो लिख लीजिए। वोलेटाइल बार बार खांसी हो रहा है, आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। देखिए अब क्या होता है, उस समय तो आपने पढ़ लिया बायोडिग्रेडेबल वोलेटाइल जो यहाँ पे था, वोलेटाइल सॉलिड्स और रेजिडुअल वोलेटाइल सॉलिड्स को। बट जब ये दोनों मिलकर, ये दोनों जो है ना, मुखिया जी और ग्राम पंचायत, क्या है, पंचायत सचिव, क्या बोलिएगा इसको, सरपंच, ये दोनों बड़ा होता है ना, पंचायत में बहुत पावरफुल लोग होता है, किसी का चलने नहीं देता है। और जब ये दोनों मिल जाएगा ना तो बहुत पावरफुल हो जाएगा, ये हो जाएगा VS वोलेटाइल सॉलिड्स। तब ये कहेगा भैया आप जो हमारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, वो ट्रीटमेंट के थ्रू, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के थ्रू अब हम नहीं होने वाले हैं डिस्पोज्ड, अब हमारे लिए आपको थर्मल प्रोसेसिंग लाना पड़ेगा, है ना। तो जैसे ही ये दोनों जुड़ता है तो वो वोलेटाइल सॉलिड्स बन जाता है, और तब
जब ये वोलेटाइल सॉलिड्स के फॉर्म में आ जाता है तब इसकी प्रोसेसिंग होती है थर्मल प्रोसेसिंग के थ्रू। लिख लीजिए आप। आज के क्लास में मैंने एक्सेस दे रखा है उन सभी को जिसने हमारा वीडियो वाला क्लास नहीं लिया है, लाइव क्लास नहीं लिया है, वो हमारा क्लास देखिए आज, ठीक है। सिर्फ जिन्होंने सिर्फ पीडीएफ ले रखा है उन सबको मैं क्लास दिखाना चाह रहा हूं। ऑटोमेटिक आप आ जाएंगे, समझ में आ जाएगा। प्रोसेस बाय थर्मल प्रोसेसिंग, क्लियर। अच्छा, अब बार बार हम बोल रहे हैं कि सर ये दोनों मिलकर के वीएस बना देता है, तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है थर्मल प्रोसेसिंग से। लेकिन जब अकेले ये हमको मिल जाए मुखिया जी, तो पकड़ के अकेले इसको धो देंगे ना। अब पंचायत ये नहीं रहेगा वहाँ पे सरपंच। देखिए मुखिया जी बुरा मत मानिएगा, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी को भी हर्ट करूं, बट यहाँ पे मैं समझाने के लिए टर्म यूज कर रहा हूँ। जब इसका अकेले ट्रीटमेंट होगा ना तो इसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन द पार्ट ऑफ बीवीएस, लिख सकते हैं इन द पार्ट ऑफ बीवीएस। जब आरवीएस की बात करें हम, तो आरवीएस का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है, क्योंकि देखिए ये है ना मुखिया जी से थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, सबसे पावरफुल मुखिया ही होता है, तो कमजोर पड़ जाता है, इसीलिए इसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो इसको जब भी हम बीवीएस और आरवीएस की बात होगी ट्रीटमेंट की, तो आप बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में बीवीएस को ही रखिएगा, आरवीएस को नहीं रखिएगा। जब दोनों को मिलाकर वीएस बनेगा तो इसका प्रोसेसिंग थर्मल प्रोसेसिंग से होगा। अच्छा, ये जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है इसमें बैक्टीरिया रिएक्ट करता है ना, बैक्टीरिया रिएक्ट करता है, इसमें बैक्टीरिया रिएक्ट करता है। वहां पे फ्रैक्शन रिएक्शन बताया था ना कि रिएक्ट होता है। वहां पे कंपोस्टिंग वगैरह जो होता है वहां पे क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह रिएक्ट करके ही बनाता है ना। तो यहाँ पे होता है बैक्टीरिया रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे हम बैक्टीरिया का टाइप, बैक्टीरिया के बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा है, वो माइक्रोबायोलॉजी वगैरह में पढ़ना पड़ता है, माइक्रोबायोटेक में, ठीक है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया का टाइप वगैरह का डिस्कशन नहीं होगा। बस सीधा सीधा समझो आप कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो होता है उसमें बैक्टीरिया रिएक्ट करता है। ऐसे बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया रिएक्ट ऑन एंड वी डू नीड टू दैट फ्रैक्शन, ओके। अच्छा, इसको हम एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। इस डायग्राम से हम आपको समझाना चाहेंगे। जो डायग्राम पीछे हमने बनाया है उसको फिर से एक बार बना लीजिए, तब समझ में आएगा। आज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट पूरा समझा ही देंगे आपको। थ्योरी पढ़ के कितना समझिएगा, आज कॉन्सेप्ट समझिए। आप गोल गोल बना लीजिएगा। अक्सर मम्मी रोटी गोल गोल बनाती है, पापा का पैसा भी गोल होता है, लेकिन अपना तो भारत का नक्शा ही होता है, ठीक। ये एरिया है, ये एरिया है, और ये एरिया हमने बनाया था। यहाँ पे हमने लिखा था बीवीएस, लिख लीजिए। यहाँ लिखा था आरवीएस, यहाँ लिखा था इनऑर्गेनिक, और यहाँ पे लिखा था वाटर। सॉरी, बहुत ज्यादा खांसी हो रहा है। हाँ, देखिए ये दोनों जो है ना, ये दोनों आरवीएस और इनऑर्गेनिक, ये दोनों रिएक्ट नहीं करता है। लिख लीजिए नोट रिएक्ट। व्हेन ट्रीटमेंट, जब इसका ट्रीटमेंट होता है ना, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है इसका, तो ये रिएक्ट नहीं करता है, तो नोट रिएक्ट लिख दीजिएगा। और बीवीएस जो होता है इसमें रिएक्शन होता है, रिएक्शन लिख दीजिए। आप कह सकते हैं ना, यू आस्क्ड क्वेश्चन व्हेन सर व्हेन बीवीएस आर रिएक्टेड, देन माय आंसर इज when we want to do composting, it will very necessary to know in this part how much components are present or how much quantity present, because this is going to do the reaction, okay. We have to design air injection system वगैरह के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे रिएक्शन के लिए। आपको डिजाइन इंजीनियरिंग भी पढ़ना है इसमें, वो हम बताएंगे थोड़ा सा पोर्शन उसका। तो हमने बताया कि बीवीएस रिएक्ट करता है
और रिएक्शन कब करता है, जब कंपोस्टिंग होता है ना। और इसके रिएक्शन को डिजाइन करने के लिए जो ये देखिए ये एरिया जो होगा कंपोस्टिंग के लिए आपने किया, तो अब इस एरिया का जो रिएक्शन है उसको किसके थ्रू कराया जाता है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, वो अभी बहुत सारा इक्विपमेंट्स वगैरह बना है, मशीन बना है, सिस्टम आ गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि एक है एयर इंजेक्शन सिस्टम, एयर इंजेक्शन सिस्टम। For VS treatment we have to design, लिख लीजिए, we have to design एयर इंजेक्शन सिस्टम। क्लियर है सर? ये जो रिएक्शन करता है इसका तो आपने बता दिया कि इसका ट्रीटमेंट जो कंपोस्टिंग होता है उसके थ्रू होता है। डेफिनेशन पहले लिख लीजिए, ये बोलते रह रहे हैं आप भूल जाइएगा, पहले लिख लीजिए डेफिनेशन। जब हम कंपोस्टिंग करते हैं ना, जब हमारी जरूरत होती है कंपोस्टिंग की, तब जो होता है नेसेसरी हो जाता है ये, तो उसको लिख लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं, हम बोलते बोलते लिखाना भूल जाते हैं, लिख लीजिए। When we want to do composting, it will be very necessary, लिख लीजिए, it will very necessary। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया, इसको समझ लीजिए पहले। सर ये रिएक्शन जो कराएंगे कैसे करा देंगे, हमको पता कैसे रहेगा कि ये रिएक्शन कराने के लिए हमको किस किस इक्विपमेंट की जरूरत है, और कितना यहाँ का एरिया है, और इसमें कितना क्या चीज़ है जो हम रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए, रिएक्शन कराने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जहाँ हम बीवीएस के थ्रू करा रहे हैं, मतलब बीवीएस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वहाँ जो रिएक्शन होने की संभावना है वो कितना होने की संभावना है, इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो वो कैसे पता चलेगा, हम ऐसे पता कर सकते हैं कि जो जहाँ हम कंपोस्टिंग करने जा रहे हैं उसका एरिया कितना बड़ा है वो जान लेना है, उसमें जो कंपोनेंट यूज हुआ है, अरे कंपोस्टिंग खाद वगैरह बनता है ना, जैविक खाद वगैरह आप देखते होइएगा, तो उसका देखते होइएगा कि बनाता है एरिया पे हौज वगैरह बना दिया, फिर उसमें कंपोनेंट्स वगैरह डालता है, सराता गलाता है, केचुआ वगैरह डालता है ना। तो इस कंपोनेंट्स की आपको जानकारी होनी चाहिए, एरिया की जानकारी होनी चाहिए, कंपोनेंट्स की जानकारी होनी चाहिए कि कितना कंपोनेंट्स यूज हुआ है, तभी तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो गैस वगैरह बनेगा या जो कुछ रिएक्शंस होंगे वो कितना होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप किसी की क्षमता है 20, नहीं ये एग्जाम्पल ठीक नहीं हुआ, दूसरा चीज बताते हैं। मैं किसी जगह पे जा रहा हूँ, है ना, वहां पे मुझे इनवाइट मिला हुआ है, और इनविटेशन के लिए हम जहाँ जा रहे हैं वहां पर हमें पता है कि 100 लोगों को इनवाइट किया गया है, 100 लोगों को इनवाइट किया गया है, और उसमें जो है सिर्फ हम ही को, मैं फैमिली मेंबर से सिर्फ मुझे ही इनवाइट किया गया है, सिंगल अकेले, किसी और को नहीं इनवाइट किया गया है। तो क्या होगा कि हम अकेले जाएंगे वहां पे, पहले से प्रिपेयर्ड होकर के जाएंगे, क्योंकि पहले से पता है कि एक आदमी जाएंगे तो उसका 100 का एस्टिमेट टूटेगा नहीं, अगर हम बहुत सारा चले जाएंगे तो यहाँ एस्टिमेशन टूट जाएगा उसका। उसी प्रकार कितना रिएक्शन होगा उसका वैज्ञानिक सिद्धांत है कि इसका अनुमान लगाने के लिए हमें सबसे पहले उसके एरिया का ज्ञान होना चाहिए, और इस एरिया में कितने कंपोनेंट्स का इस्तेमाल हुआ है उसका ज्ञान होना चाहिए, तभी हम पता कर सकते हैं इस फार्मूला के थ्रू कि रिएक्शन क्या होगा। फिर हम क्या करेंगे, डिजाइन जो है एयर इंजेक्शन सिस्टम वगैरह थ्रू, इसी के थ्रू इसका प्रोसेस कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब कंपोनेंट्स बोल दिया, वहां पे हाउ मच क्वांटिटी भी आप बोल सकते हैं कि कितना क्वांटिटी में है ना। तो हम इसको लिखा दें, बहुत ज्यादा बोल दिए थे, डेफिनेशन से लिखना है। चलिए फिर हमें यहाँ पे भी आना पड़ेगा। अच्छा, हम इसका बीवीएस का ना हम अलग से नेक्स्ट पेज पे लिखा देंगे डेफिनेशन, पहले आगे ये जो दोनों है आरवीएस और इनऑर्गेनिक, इस दोनों को समझ लीजिए।
मैंने कहा कि आरबीएस और इनऑर्गेनिक सर नॉन रिएक्टेड है, ये इसमें नॉन रिएक्शन है, नॉट रिएक्टेड है, ये रिएक्ट नहीं करता है। तो सर इसका प्रोसेस कैसे होगा? ये रिएक्शन करता है तो कहते हैं कि इसका प्रोसेस होता है एयर इंजेक्शन सिस्टम के थ्रू प्रोसेस होता है, और वहां पे ये सारा चीज का जानकारी होना चाहिए, तब हम उसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब ये रिएक्ट करता ही नहीं है तो इसका प्रोसेसिंग क्या होगा? तो इसका प्रोसेसिंग हो जाएगा, कर देते हैं इसका प्रोसेसिंग। जाता क्या है, यहाँ पे इरेजर काम नहीं कर रहा है ना। देखिए इस दोनों का जो होता है ट्रीटमेंट सिंपल होता है, एक बॉक्स के अंदर से गुजारा जाता है इसको। यहाँ पर कचरा जो होता है, एक मशीन होता है बॉक्स टाइप का, यहाँ पर से इनपुट होता है कचरे का, और इस बॉक्स में इसका प्रोसेसिंग होता है, और फिर यहाँ से आउटपुट निकल जाता है। क्लियर है? तो जो नॉट रिएक्ट करता है इनऑर्गेनिक और आरबीएस, उसका ट्रीटमेंट एक बॉक्स टाइप का जो होता है, बॉक्स टाइप का जो होता है ये सिस्टम मशीन, उसमें कचरे को डाला जाता है और सीधा यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है और इसका आउटपुट यहाँ पे हो जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ लोचा वगैरह नहीं है, एकदम आसानी से हो जाता है ये। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसका डेफिनेशंस लिखा देते हैं। लिखिए, बीबीएस का लिख लीजिए, बीबीएस। क्लियर? और जो ये तो रिएक्टेड वाला का हो गया, और जो आरबीएस है एंड इनऑर्गेनिक है, जो नॉट रिएक्टेड है, नॉट रिएक्ट, इसका प्रोसेस क्या होता है? इनपुट, एक बॉक्स, आउटपुट, इसको यहाँ पे प्रोसेस बोलते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई पी ओ, आईपीओ। आईपीओ आप लोग खरीदते थे ना फॉर्म भरने के लिए, पहले मैनुअल टाइम में जो बढ़ाता था। तो ये आईपीओ सर्किल है, जहाँ पे होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। एक आईपीओ खरीदना पड़ता है डाक विभाग से। क्लियर है? बढ़ते हैं हम लोग आगे। हो गया, लिखें, आगे बढ़े? यस कर दीजिए। आपने लिख लिया? ओके कीजिए। कितने लोग हैं? मात्र 14 ही है, अभी तक कोई ज्वाइन नहीं किया। जो भी क्लास मिस किया होगा ना, उसको समझ में आ जाएगा, रिकॉर्डेड देखने के बाद पता उसे। गौतम सर अपने अंदाज में नहीं आते हैं यूट्यूब पे, टाइम दीजिए तो बहुत ज़्यादा होगा। अब यूट्यूब पे भी सोच रहे हैं कुछ ऐसा ही डाल दें, बच्चों को अच्छा लगेगा।
चलिए अब हम लोग बायोलॉजिकल मेथड्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पे लिखिए टाइप ऑफ बायोलॉजी। देखिए टाइप ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। आप दो चीज को बार बार पढ़ रहे होंगे, एक तो था एरोबिक और दूसरा था एनारोबिक। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो जो एरोबिक प्रोसेस होता है ये डाइवर्स होता है, ठीक है, डाइवर्स ट्रीटमेंट होती है यहाँ पे। और ये किसका ट्रीटमेंट होता है डाइवर्स? बैक्टीरिया का। आप लिख लीजिए ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं? ये बैक्टीरिया हो सकते हैं फंगी हो सकते हैं, फंजाई वगैरह, बैक्टीरिया खुद, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, वार्म्स हो सकते हैं, है ना। इसको आप लिख लीजिए। तो एरोबिक में ये होता है। आप कह सकते हैं कि दिस इज अ पार्ट ऑफ एरोबिक कंपोस्टिंग, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ एरोबिक कंपोस्टिंग। एरोबिक कंपोस्टिंग का ये सब पार्ट है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, दिस इज द पार्ट ऑफ एरोबिक कंपोस्टिंग। दूसरा आपने पढ़ा था एनाएरोबिक ट्रीटमेंट के बारे में, वो लिख लीजिए। यहाँ पे क्या होता है कि हैंग हो गया, 1 मिनट वेट कर लीजिए आप लोग, बहुत ज़्यादा हो गया लोड। क्या लिखा गया है? एनारोबिक। ये क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है, देख लीजिए, एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। और यहाँ पे पूरा एकदम साफ साफ जो होता है डिफाइन किया गया है ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया का एक समूह लिख लीजिए, फेयरली, ये एफ है, एफ, एफ लिख लीजिएगा, फेयरली वेल डिफाइंड। फेयरली वेल डिफाइंड ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो पूरा जो वेल डिफाइंड बैक्टीरिया है, यहाँ पर बैक्टीरिया का एक समूह होता है, उसको एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस के बारे में। इस आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े। यस कर दीजिए। नेक्स्ट लिखिए बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस जो हम शुरू में बात किए थे OFMS की, क्लास शुरू होते ही मैंने OFMS की बात करी थी, उसके प्रोसेसिंग की यहाँ पे बात की गई है। ऐसे हम कह सकते हैं कि बायोकेमिकल प्रोसेस ट्रांसफॉर्म दी OFSM इनटू गैस, लिक्विड एंड सॉलिड कन्वर्जन प्रोडक्ट्स। ओके, तो जो ये ट्रांसफॉर्म करता है OFSM बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू, तो वहां से जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है गैस, लिक्विड। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लिख लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लिखिएगा गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो बायोकेमिकल प्रोसेस में क्या होता है कि जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है ना, उसका जब ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो उसको किस नाम से पुकारे थे हम लोग? वहां पे हमने पुकारा था इसको ऑर्गेनिक फ्रैक्शन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ठीक है, वही MSW जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे उसका जब प्रोसेस होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो ये
जो नया प्रोडक्ट देता है वो गैस देता है, लिक्विड देता है और सॉलिड देता है। और यह जो प्रोसेस होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये प्रोसेस जो होता है साधारणतया जो उपयोग होता है वो ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है? ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए। यह प्रोसेस ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए यूज होता है। और उसमें हम ऑर्गेनिक वेस्ट पढ़े हैं, उसमें किस किस को इंक्लूड करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट में किस किस को इंक्लूड करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है एरोबिक के लिए होता है ना, हमने पढ़ रखा है, ये लिख लीजिए, एरोबिक कंपोस्टिंग। हैंग कर रहा है कंप्यूटर। देखिए, समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, बाद में इसको समझाएंगे, पहले लिख लीजिए इसको। डाइजेशन बार बार आ रहा है। तो देखिए, जब ऑर्गेनिक वेस्ट, जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ऑर्गेनिक वेस्ट में जो इंक्लूड किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो किया जाता है एरोबिक कंपोस्टिंग को, लो सॉलिड्स एनारोबिक डाइजेशन को, हाई सॉलिड्स एनारोबिक डाइजेशन को। और ये तीनों जो होता है, ये ये तीनों प्रक्रिया जो होता है वो लो सॉलिड वेस्ट जो होता है, ये लो और हाई सॉलिड वेस्ट के लिए यूज होता है। मतलब ये तीनों प्रक्रिया लो सॉलिड वेस्ट के लिए होता है या हाई सॉलिड वेस्ट के लिए होता है यूज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। लेकिन लास्ट वाला जो है ना, ये हाई सॉलिड एनारोबिक डाइजेशन एंड एरोबिक कंपोस्टिंग, ये प्रोसेस जो होता है एरोबिक प्रोसेस के थ्रू होता है और कंपोस्टिंग के थ्रू होता है। यहाँ पे अभी समझ नहीं आ रहा होगा, आपको आगे जब बताएंगे तब समझ में आएगा। तो यहाँ पे पहले हम जो बायोकेमिकल प्रोसेस बोले थे इसको लिख लीजिए। डेढ़ घंटे का क्लास हो गया, बोर तो नहीं हो रहा है? क्लास छोड़ दें कि कंटिन्यू करें? बोल दीजिए, जैसी आप लोगों की मर्जी होगी, हम फ्री हैं, इसीलिए 7 बजे रखा है। क्लास करते रहें। आप लोग को अगर मजा आ रहा है तो मैं क्लास करूंगा, अगर कहीं भी बोरिंग लग रही होगी या फिर लग रहा होगा कि माइंड अब काम नहीं कर रहा है, छोड़ दिया जाए, तो छोड़ देंगे। ओके, फास्ट ही करते हैं, चलिए। अभी मैं लिखा रहा हूँ, कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो ये मत कहिए कि साउंड नहीं आ रहा है।
आप आधे घंटे, फिरोज जी 30-35 मिनट और दीजिए, ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट खत्म ही कर देते हैं आपका, एक टॉपिक आज खत्म ही कर देते हैं, आधा पर से मत छोड़वाइए। अगर आपको काम है तो आप जा सकते हैं, आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, बट मुझे लगता है कि आज जो है ना एक क्लास कंप्लीट कर देने में ही फायदा है, टाइम नहीं है, क्योंकि आज फर्स्ट डे था तो ज़्यादातर हम कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे थे, और दिन देखिएगा फास्ट ही निकलेंगे। पूरा यूनिट 4 कंप्लीट नहीं हो पाएगा देवी जी, नेक्स्ट डे में हो जाएगा यूनिट 4 कंप्लीट। हैंग हो रहा है सिस्टम में बहुत ज़्यादा लोड ले लिया है। प्रीवियस क्लास रिकॉर्डेड में मिलेगा विवेक पांडे जी, रिकॉर्डेड क्लास में जाइएगा, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, क्या बोलते हैं, आपका जो क्लास है, कोर्स है, उस पर क्लिक कीजिए, कंटेंट पे जाइएगा, कंटेंट के अंदर आपको क्लास मिल जाएगा, लेकिन ऐसा क्लास नहीं मिलेगा, वहाँ पे कुछ अलग स्टाइल में बताया गया है, बट ठीक है, वो यूनिट 3 तक ठीक ही है, यूनिट 3 को फिर से हम करवाएंगे, यूनिट 2 को भी करवाएंगे और फर्स्ट को भी, तो वो लेकिन कर लीजिए, क्लास है, अच्छा है, डेप्थ में है, लेकिन मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अभी मैं जो लाइव आ रहा हूँ उसको अटेम्प्ट लीजिए, टाइम मिले तो उसको देखिए, आप क्लास नंबर 14-15 से देख सकते हैं, 13-14-15 से, वहाँ पे शॉर्ट में मैंने कराया है, और जितना ज़्यादा पढ़िएगा उतना फ़ायदा करेगा, पढ़ने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टाइम भी देखिए, कम टाइम है, आपका एग्ज़ाम भी है, सब कुछ देखना है इसी में। हाँ, ये रिकॉर्डेड भी मिलेगा निधि प्रीति जी, ये रिकॉर्डेड कहाँ मिलेगा, कंटेंट में नहीं मिलेगा, ये आज का क्लास जो मिस करेंगे, लाइव क्लास जो होता है वो आपके बैच में जाकर सेव हो जाता है, और बैच जो हुआ आपका क्या है, ये आपने ले रखा है ना 1500 वाला, उसमें आप जाइएगा, जहाँ टेस्ट लगाते हैं उससे पहले वीडियो का जो सेक्शन आता है उसमें आपको मिल जाएगा ये रिकॉर्डेड, लेकिन कंटेंट में आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए मस्टली आप लोग कोशिश कीजिए कि लाइव क्लास अटेम्प्ट लें, नहीं तो अगर इस तरह का ये अटेंडेंस रहेगा ना तो मैं रिकॉर्डेड क्लास ही डाल दिया करूँगा, आप लोग खाली फालतू का पैसा फेंक रहे हैं, पैसा लगाया है तो पढ़िए। और ये मैंने लास्ट में क्या बोला था कि जो हाई सॉलिड्स एनारोबिक डाइजेशन है वो क्या क्या होता है, किसके किसके थ्रू होता है इसका ट्रीटमेंट, उस तीनों का मैंने अलग कर दिया है, वो देख लीजिएगा, वहाँ पे लिख दिया यूज्ड इन लो सॉलिड्स एंड हाई सॉलिड्स, ये तीनों ट्रीटमेंट जो होता है हाई सॉलिड्स एंड लो सॉलिड्स दोनों के लिए होता है, बट हाई सॉलिड्स एनारोबिक डाइजेशन के लिए जो होता है प्रोसेस वो होता है आपको एरोबिक और कंपोस्टिंग, तो लिख सकते हैं आप फॉलोड बाय एरोबिक और कंपोस्टिंग। अच्छा, इस प्रोसेस को जानने से पहले, ये तो मैंने लिखा दिया है, लेकिन इस प्रोसेस को जानने से पहले कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसको जानते हैं, है ना, सम बायोलॉजिकल प्रोसेस,
are. Before looking at these individual process, some basic principles of biological process are next स्लाइड्स पे हम लोग देखें इसको। लिख लिया आपने? चलते हैं आगे। देखिए क्या होता है कि जो एरोबिक कंपोस्टिंग है, बहुत सारे कंट्री में फूड वेस्ट होता है। पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में फूड का वेस्ट अधिक होता है। ओके, जिसको क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया हुआ है विवेक पांडे जी, जो मैंने लिखाया है ना ये स्लाइड वाला, वो मैं पीछे कर चुका हूँ एक्सप्लेन, और उसी को आगे कर रहा हूँ यहाँ पे एक्सप्लेन। ठीक है, उसी का एक मैं चैप्टर चेंज नहीं किया हूँ, उसी का जो है ना, ये जो लास्ट में बात किया गया हाई सॉलिड्स एनारोबिक डाइजेशन की, इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी सब तो हमने कर ही लिया है। ठीक है, अब बार बार कहिएगा दोहराने के लिए तो दिक्कत है। साथ ही साथ आप लोग बोले थे 10 मिनट का सेशन रखेंगे डिस्कशन का, अब यही कर लीजिए, तभी तो इतना लेट हो रहा है। अब मैं सुनूंगा नहीं किसी का, बस आप पढ़ते रहिए। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे कंट्री में ना फूड का वेस्ट होता है, बहुत, मतलब पूरे दुनिया में फूड का वेस्ट अधिक होता है, जिसे क्या किया जाता है, एरोबिक प्रोसेस के थ्रू मीथेन में, यानी कि CH4 जिसको बोलते हैं, मीथेन में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और जो स्लज होता है ना, कचरा जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसको अदर वेस्ट के साथ मिला लिया जाता है। ठीक है, अदर वेस्ट स्ट्रीम के साथ मिला लिया जाता है, और ये जो मीथेन है ना, उसको क्या किया जाता है, एनर्जी सोर्स के रूप में तैयार कर लिया जाता है और यूज किया जाता है। ये हम बार बार बोल रहे थे, यही है हाई सॉलिड एरोबिक डाइजेशन। जो हम बार बार हाई सॉलिड एरोबिक डाइजेशन की बात कर रहे थे, इसी की बात कर रहे थे, एनारोबिक की बात कर रहे थे ना, हाई सॉलिड एनारोबिक। या एरोबिक कंपोस्टिंग। एक काम करते हैं, सेशन को यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, कल हम लोग, कल तो क्लास नहीं है, परसों परसों आधे घंटे में इसका जो है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का लगभग 4-5 टॉपिक और है, उसका डिस्कशन कर लेंगे और फिर लिक्विड पढ़ लेंगे। क्या बोलते हैं आप लोग? 1.5 घंटे का क्लास है, अब लगता है सब थक रहे हैं। दिख रहा है सौरभ? ओके सर, सब एग्री है ना? ओके, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, वहां पे आपको स्टार रेटिंग करने के लिए आएगा। ठीक है, आप, और एक बोल रहा है, विवेक पांडे जी बोल रहे सर पूरा कंप्लीट कर दीजिए। तो वोटिंग करा लीजिए आप लोग, कितने लोग हैं? आप लोग का नहीं कराने की संख्या अधिक है, मैं तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर मत ये कहिएगा कि सर पैसा लेके भाग गए। ठीक है, आप लोग जो है क्लास का रेटिंग कर दीजिएगा, स्टार जो भी आपको देना हो हमें दे दीजिएगा, और साथ ही साथ आपको यह कैसा लगा क्लास मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मन रखने के लिए नहीं, अरे ऐसा नहीं कि अब सर के सामने बोल रहे हैं तो वेरी नाइस, जो ऑनेस्टली है ऑनेस्टली बोलो आप, और अच्छे से तैयारी करके जाइए। आनंदू कुमार आलोक,
कंप्लीट कर दीजिए। आनंद जी आप तो उसमें है ना, क्या बोलते हैं, पीडीएफ वाले में, पीडीएफ और क्विज वाले में है। आनंदू जी को लगता है कि कहीं मेरा क्लास जो है सर आज नहीं लिए तो फिर तो हम तो कर नहीं पाएंगे। 3 हो गए, 3 कंप्लीट करा देने वाले हैं। फिरोज जी, सौरभ जी, विवेक जी, दिव्य भी कंप्लीट बोल रहे हैं कराने के लिए। थैंक्स नहीं रहेगा ना, हटा दे थैंक्स को, एज यू विश, जैसा आप बोले वैसा ही होगा। ठीक है। अमेंदु कुमार आलोक जी कहाँ काम करते हैं सर? आनंदू कुमार आलोक जी, आप तो समस्तीपुर से हैं, कहाँ जॉब करते हैं? ऐसा करते हैं ना, आज क्लास छोड़ ही देते हैं। अ, मन नहीं हो तो उसको करना नहीं चाहिए। ठीक है, थैंक्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में।